Hi guys, welcome to Law and More. This is Chandni Malhotra, and I'm really sorry that it's very late that I'm uploading my second video on Supreme Court. I just got occupied with fewer things. I'm really sorry for that. Kindly excuse me. And from now onwards, I'm really going to try to be regular and consistent in uploading the videos. So this video is the second part of the Supreme Court topic which I had taken up earlier. And if you have seen my part 1 video, you must have noticed that I promised you guys that I'm going to be discussing about the appointment procedure of the Supreme Court judges in depth. So here is the video. तो अगर आपने मेरी part 1 video नहीं देखी सुप्रीम कोर्ट की, I would recommend you to first go through that so that you can better appreciate what I'm trying to explain here, right? So just going ahead with the topic, it's Article 124 of the Constitution, Article 124 जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की एक इस्टेब्लिशमेंट की बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई है. सो द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इज मेंशन्ड अंडर क्लॉज 2 of Article 124. So I'm just going to read that out for you. We're going to take our time and understand the provisions as given in the Constitution and the changes which have been introduced by the Supreme Court here. So that's my bare act. So Article 124 Clause 2 talks about appointment. It says every judge of the Supreme Court shall be appointed by the president. We've discussed it before. When anything has to be done by the president, president का मतलब आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं वही हमारे राष्ट्रपति करने के लिए he has to do it. He cannot just say no to it. So when I'm saying the Supreme Court judge has to be appointed by the president, मतलब किसकी एडवाइस पे? जो मंत्रिमंडल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनकी एडवाइस पे, बाय वारंट. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. कुछ अपॉइंटमेंट संविधान में बाय वारंट होते हैं, कुछ नॉर्मली होते हैं. बाय वारंट इट्स लाइक फॉर्मल एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है अंडर हिज हैंड एंड सील after consultation with such of the judges of the Supreme Court and the High Court in the states as the President may deem necessary. जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगी, प्रेसिडेंट के नाम और प्रेसिडेंट की उस पर मोहर लगी जाएगी. और प्रेसिडेंट ये नियुक्ति कब करेंगे? आफ्टर कंसल्टेशन. दिस कंसल्टेशन वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट हैज़ रियली कम अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी इन अ लॉट ऑफ केसेस. तो हम इस कंसल्टेशन का मतलब समझने की कोशिश करेंगे. किससे परामर्श करेंगे हमारे राष्ट्रपति? सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस से और हाई कोर्ट के वो जजेस से जो राष्ट्रपति को लगता है कि वो नेसेसरी है. तो येस, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भी हो रही है तो हमारे राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजेस से भी परामर्श कर सकते हैं. वाई? बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जब हमने क्वालिफिकेशन डिस्कस करी थी इन द प्रीवियस वीडियो, तो वो यूजुअली जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वही एलिवेट किए जाते हैं, या जो हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उन्हीं को हम सुप्रीम कोर्ट जज बनाते हैं. तो उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनकी नॉलेज के बारे में, जो उनके कोलीग्स रहे होंगे हाई कोर्ट के, तो प्रेसिडेंट को अगर लगता है तो वो उनसे उस बारे में पूछताछ कर सकते हैं. ठीक है, मूविंग अहेड. As the president may deem necessary for the purpose and shall hold office until he attains the age of 65 years. और जिस सुप्रीम कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट हो जाएगा वो अपनी पोस्ट को टिल द टाइम द जज बिकम 65 years of age वो तब तक उसको होल्ड करेंगे. मतलब 65 साल की उम्र में एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है हैज़ टू रिटायर. इस 65 ईयर्स पे भी काफ़ी बार डिस्कशन रही है, कंट्रोवर्सी रही है. अगर हम इसको यूएस मॉडल से कंपेयर करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में टिल द टाइम अ जज डिस्प्लेज अ गुड बिहेवियर, वहाँ के संविधान के आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज का गुड बिहेवियर रहेगा तब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहेंगे. वहाँ पे गुड बिहेवियर का मतलब बेसिकली क्या होता है? लाइफ टाइम तक, राइट. तो ज़िंदगी भर वो जब तक वो जिंदा हैं, चाहे वो 90 ईयर्स के ही क्यों ना हो जाए, ही और शी कैन कंटिन्यू टू बी द सुप्रीम कोर्ट जज इन द यूएस. बट इन इंडिया दैट्स नॉट द केस. 65 ईयर्स के आप हुए, ओके टाटा बाय. इसलिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जजेस ऐसे रहे हैं जो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए CJI बनते हैं या सुप्रीम कोर्ट जज बनते हैं.
they just retire later on. So this is one thing. Further क्या बोलता है, आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 में प्रोवाइजो एडेड है. प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन. Provided that in the case of appointment of a judge other than Chief Justice, the Chief Justice of India shall be consulted. तो अगर जो सुप्रीम कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है, अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, तो प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भैया अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको बनाया जाए. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की नियुक्ति हो रही है CJI के अलावा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में जो बाकी जजेस होते हैं, अगर उस जज की नियुक्ति हो रही है, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो कंसल्ट करना ही होता है. सिर्फ चीफ जस्टिस के जब खुद का अपॉइंटमेंट होता है उस केस में प्रेसिडेंट जो है CJI से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं है. अदरवाइज हर जज के अपॉइंटमेंट में जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो रहा है, उसके लिए राष्ट्रपति मस्ट कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. कूल. सेम रूल एप्लीकेबल है हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए भी. वहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट किया जाना चाहिए, वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट. तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट जो है उनको कंसल्ट किया जाता है. उसके बाद वो मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भी आता है, उनको भी कंसल्ट किया जाता है. तो यहाँ पे 2 चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट हो गया. चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अगर हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, और बाद में वो जो नाम है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भी आता है. सो अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन लेनी ही लेनी है, चाहे वो हाई कोर्ट जज की नियुक्ति हो या वो सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति हो. राष्ट्रपति हैज़ टू टेक कंसल्टेशन फ्रॉम CJI. सिर्फ एक केस में नहीं लेनी. वो कौन सा केस है जहाँ पे खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की बात हो रही है, राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही क्लियर बता रहा है कि आपको प्रेसिडेंट को CJI को कंसल्ट करना ही पड़ेगा. उसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वो हाई कोर्ट के जजेस से परामर्श करना होगा, जो कि राष्ट्रपति को नेसेसरी लगता है, राइट. सो दिस इज द प्रोविजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Now if you come to the real life aspect, presently that's not happening. So presently there's a different way of appointment of judges which is called the collegium system. अब ये collegium system कब आया था? It was introduced in the year 1993 by the Supreme Court itself. So this question might come in fewer competitive exams, that under which article or under which law is the collegium system for appointment of judges is mentioned. So the answer is none. ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई संविधान में प्रोविजन नहीं है जहाँ पे कोलिजियम सिस्टम की बात की गई है. इट इज़ समथिंग, इट्स अ मशीनरी विच हैज़ बिन डिवाइस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि ये है कोलिजियम सिस्टम, और इस सिस्टम के हिसाब से हमारे जजेस को, हमारे कोलीग्स को या हमारे हाई कोर्ट जजेस को नियुक्त किया जाएगा. सरकार ने पूछा भाई कौन है कोलिजियम सिस्टम में, कौन लोग होंगे इसका पार्ट? सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम खुद होंगे. सो वी आर गोइंग टू अपॉइंट आवर सेल्व्स. अब इसकी नीड क्यों हुई, ऐसा क्या था? तो जैसे हमारे संविधान के प्रोविजन आर्टिकल 124 के, ये कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा. राष्ट्रपति नियुक्त करेगा मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नियुक्त करेगा. अगर हम इसको ध्यान से समझें तो सुप्रीम कोर्ट की जो, अगर हम जूरिस्डिक्शन को एक दिमाग में रखें, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके के मैटर्स में डील करता है? व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट्स या डिस्प्यूट बिटवीन 1 स्टेट और स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यूजुअली सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई केस फाइल होता है. उसके अलावा अगर कोई रिट पिटिशन है, फंडामेंटल राइट्स वायलेशन है, वहाँ पर भी एक पार्टी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. तो जब मेजॉरिटी मैटर्स ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और वहाँ के जो जजेस जो ये केस डिसाइड कर रहे हैं, उनको जब सेंट्रल गवर्नमेंट वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही अपॉइंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप सोचें तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहीं ना कहीं वायलेट हो रहे हैं. तो आई नो दैट आई एम बीइंग अपॉइंटेड बाय ए पर्सन, और जो मेरे पास केस आ रहा है उसमें ए पर्सन एक पार्टी है, तो देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ बायसनेस. मेरे जो डिसीजंस होंगे समवेयर दे विल बी टिल्टेड टूवर्ड्स दैट पर्सन जिसने मुझे अपॉइंट किया, क्योंकि मुझे पता है कल को मेरा ट्रांसफ़र भी हो सकता है. अगर मैं हाई कोर्ट जज हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं इस सरकार के अगेंस्ट डिसीजन दूंगी, क्या पता मुझे कहाँ ट्रांसफ़र कर दे, क्या पता मुझे सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे एलिवेट करे या ना करे. सो लॉट ऑफ थिंग्स, सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वर नॉट वेरी गुड अबाउट दिस सिस्टम. दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट हैड टू कम अप विद द कोलिजियम सिस्टम. ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल कन्वेंशन, एक प्रथा की बात करें,
कि जब सीजीआई का अपॉइंटमेंट हो रहा था तो उस वक्त जो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद दे दिया जाता है, ठीक है। तो 1973 तक यही हो रहा था। 1973 में एक ट्विस्ट आया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ने जुडिशियल डोमेन में इंटरफियर किया था। उस टाइम पे 1973 में जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए थे तो जो नेक्स्ट सीजेआई बनना था उसके लिए वी हैड फ्यूअर कंटेस्टेंट्स, लेकिन शुरू के 4 सीनियर मोस्ट जजेस को छोड़ के जो 5th नंबर पे थे जिनका नाम था जस्टिस A.N. रॉय, ओके, उनको सीजेआई बना दिया गया और जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको इग्नोर किया गया, उनको सुपरसीड कर दिया गया। दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री विच ऑफ कोर्स शुक द कॉन्शियंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ में आ गया कि भैया इस तरीके से भी हो सकता है कि अगर हम सरकार के अगेंस्ट कोई निर्णय देते हैं तो हमें एलिवेट ही नहीं किया जा रहा, हमें प्रमोशन ही नहीं मिल रहा। अब ऐसा क्या हुआ था कि इन 4 जजेस को इग्नोर किया गया। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल जो भी डेवलपमेंट्स हो रही थी और जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स आ रही थी, अगर हम उनको पैरेलली स्टडी करें देन यू विल अप्रिशिएट इट बेटर। सो उस टाइम पे देयर वाज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केस 1 इंदा भारती विच वाज गिवन, आई हैव डिस्कस्ड विद यू बिफोर, जिन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है वो अनलिमिटेड है बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, राइट। तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। सो दैट्स हाउ इट हैड हैपेंड। ही वॉज नॉट द फर्स्ट एंड द ओनली पर्सन जिनको सीजीआई बनाया गया था सीनियरिटी रूल को सुपरसीड करके। देयर वाज अनदर वन, जस्टिस M.H. बेग, हमीदुल्ला बेग। इनको भी जब एलिवेट किया गया था तो इनसे पहले देयर वाज वन सीनियर मोस्ट जज ऑलरेडी। उनका नाम क्या था, आई थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू टेल हियर, बट देन यू कैन ऑलवेज गूगल इट। उसके लिए आप ADM जबलपुर की जजमेंट को रेफर कर सकते हैं। तो इस केस में बेसिकली था क्या इशू, जो भी अरेस्ट्स हुए थे ऑपोजिशन लीडर्स के स्पेसिफिकली इमरजेंसी के दौरान, तो उन सबको जो है ADM जबलपुर केस में चैलेंज किया गया था और ये बोला गया था कि जितने भी वो सब डिटेंशंस थे, अरेस्ट थे, वो सब इलीगल थे, तो उन लोगों को रिहा कर दिया जाए। तो इस केस में इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 4 जजेस ने गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया। ये बोला कि जो भी इमरजेंसी के दौरान अरेस्ट थे वो बिल्कुल ही लीगल थे, वो कुछ इलीगल नहीं था उसमें। लेकिन उसमें एक जज थे जिन्होंने बोला नो, वो जो डिटेंशंस थी वो इलीगल थी। तो ये वही जज थे जो बाद में सीजेआई बनने के लिए क्वालिफाइड थे, बिकॉज ही वॉज द सीनियर मोस्ट जज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन इनको भी इग्नोर किया गया क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट डिसीजन दिया था, राइट। एंड देन इनके बाद जो जस्टिस हमीदुल्ला बेग का नाम था उनको सीजेआई बना दिया गया। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया इस चीज़ को पढ़ने का कि किस तरीके से कन्वेंशन थी जिसको कहीं ना कहीं सुपरसीड किया गया था। नाउ लेट्स कम बैक टू द, तो इस तरीके से वो एक पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को समझने का कि जो आर्टिकल 124 में लिखा है, जब उस तरीके से ही अपॉइंटमेंट हो रहा था, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा था, तो जो प्रेसिडेंट एक रूल फॉलो कर रहे थे, प्रेसिडेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जो एक रूल फॉलो कर रहे थे सीनियर मोस्ट जज को सीजेआई बनाने का, उसको भी कहीं ना कहीं सुपरसीड कर दिया गया। तो इस टाइप की जो भी डेवलपमेंट्स हो रही थी उसमें उससे जुडिशरी में बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट हो रहा था, स्पेशली उन जजेस के लिए जो कि बहुत ऑनेस्ट थे काम में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जा रहे थे बाय द गवर्नमेंट वेर इन जजेस वो फीलिंग कि अगर हम ऑनेस्टली काम करेंगे अपना काम, जहाँ पे अगर हम फेयरनेस के हिसाब से, इक्विटी प्रिंसिपल्स के हिसाब से जजमेंट देंगे, तो अगर वो सरकार के अगेंस्ट है तो हमें उसको भुगतान करना पड़ सकता है, अपने करियर को स्टेक पे लाना पड़ सकता है। क्या पता भाई हमें ट्रांसफर कर दे के यहाँ वहाँ, क्या पता हमें प्रमोशन ना मिले। सो देयर वर लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस। तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोएक्टिव कुछ काम करे थे। अब इसमें 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हम 3 जजेस केस भी बोलते हैं, जहाँ पे इस प्रोसीजर को, ये जो प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट था सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को, इसको चैलेंज किया गया था, इसको क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। तो जो सबसे पहला केस था वो था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको हम फर्स्ट जजेस केस भी बोलते हैं। इट इज़ द केस ऑफ 1982।
ओके 1978 में फाइल किया गया था। तो इस केस में यही पहली बार सवाल किया गया था कि आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में जो वर्ड लिखा हुआ है कंसल्टेशन, कि जो राष्ट्रपति है वो इन जजेस को कंसल्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए। तो जो भी वो राय देंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस राय देंगे, क्या प्रेसिडेंट उन राय से बाध्य है या प्रेसिडेंट अपना खुद का ही डिसीजन ले रहा है? तो क्या प्रेसिडेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कंसल्टेशन कर रहा है कि भाई उन्होंने जजेस ने बोला नहीं ये नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट ने बोला नहीं मैंने कंसल्ट कर लिया, भाई मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर लिया, क्योंकि अभी तक यही होता जा रहा था। तो एसपी गुप्ता केस में पहली बार चैलेंज किया गया कि ये कंसल्टेशन का मतलब क्या है, इट इज जस्ट अ मेयर फॉर्मेलिटी, या इसका मतलब कंकरेंस होना चाहिए कि दोनों एक ही बात बोलें और प्रेसिडेंट जो है जजेस की बात फाइनली माने। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कंसल्टेशन का मतलब है उसका मतलब कंकरेंस नहीं है, प्रेसिडेंट जो है वो जजेस की एडवाइस से बाध्य नहीं है। तो अगर प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस सही नहीं लगती तो प्रेसिडेंट कैन गो हेड एंड अपॉइंट जजेस ऑफ हिज और हर ओन चॉइस, राइट। सो दैट्स व्हाट इट वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। पर यहाँ पे मामला रुका नहीं, थैंक्स टू द एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज अनदर कैटेगरी ऑफ एडवोकेट जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, तो जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट्स एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन। इन्होंने केस फाइल किया यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट इन द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने ये पूरे मेथड ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि इस तरीके से जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं दे आर नॉट फेयर। तो जजेस जो हैं दे शुड टेक दीज थिंग्स इन इट्स ओन हैंड्स। और इस टाइम तक जजेस भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, उन्होंने भी देख लिया था कि भैया जो डिजर्विंग है, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको प्रिमेसी नहीं दी जा रही है, और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल जो है उनका पूरा का पूरा इंटरफियरेंस है जुडिशरी में कि कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम कोलिजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। कोर्ट ने बोला कि जो कंसल्टेशन वर्ड आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है उसका मतलब है कंकरेंस, मतलब जो भी जजेस बोल रहे हैं राष्ट्रपति को वो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। So it basically the appointment of judges has to be made by the judges. Whatever advice they give to the president must follow it. Okay? अब सरकार ने ये पूछा कि जो कोलिजियम है इसमें कौन कौन जजेस होंगे जिससे राष्ट्रपति जो है एडवाइस लेगा या कंसल्टेशन करेगा। तो इस केस में ये बोला गया था कि इसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, साथ में 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट की बात हो रही है तो उस कोलिजियम में 3 लोग होंगे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और एक कौन होंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट, 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। अगर हम हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होगा प्लस वहाँ के 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑफ कोर्स वो चीज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी पूछी जाएगी अगर हाई कोर्ट का मामला है। मैंने आपको बताया था किसी भी केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास तो जाना ही है। सो इन दिस केस द कोलिजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड वेयर इन द कोलिजियम वाज सेट टू बी कंसिस्टिंग ऑफ 3 members CJI and 2 senior most judges and the president will consult this collegium। और अगर प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस से खुश नहीं है, डजेंट मैटर, प्रेसिडेंट को उनकी बात माननी ही पड़ेगी, इट इज बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट एंड उन्हीं जजेस को अपॉइंट किया जाए। दिस मैटर डिड नॉट स्टॉप हियर। इन द ईयर 1999 एक तीसरा केस भी फाइल किया गया था इसी रिगार्ड में। 2 केसेस कौन से थे, पहले वाले एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का, अब ये 1999 का। नाउ दिस केस इज नॉट लाइक ए वर्सेस बी, दिस केस इज कॉल्ड रेफरेंस। तो संविधान के आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांग सकते हैं कुछ मैटर्स पे, और वो जो रेफरेंस फाइल होती है वो आर्टिकल 143 में फाइल होती है। सो इन द ईयर 1999 उस टाइम प्रेसिडेंट थे हमारे KR नारायणन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा कि जो आपका कोलिजियम हमें नाम देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नियुक्त किए जाने चाहिए या हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, तो क्या मैं एज अ प्रेसिडेंट या जो आने वाले प्रेसिडेंट हैं क्या हम उस रिपोर्ट से बाध्य हैं, क्या अगर हम उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो क्या नाम हम वो लौटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि अगर आप as a president you're not satisfied with the recommendations of the collegium then you can return the report for once। तो आप एक बार उस
प्रस्तावना को वापस भेज सकते हैं, दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। उसके बाद जो कोलिजियम है उसको दोबारा से रिकंसिडर करेगा। लेकिन अगर कोलिजियम को फिर यही लगता है कि उन्हीं जजेस को अपॉइंट किया जाना चाहिए तो वो रिपोर्ट आपको वापस भेजेगा। सेकेंड टाइम आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो देखा जाए घूम फिर के वही बात है कि जो प्रेसिडेंट है वो बाध्य है कोलिजियम की रिपोर्ट से। अगर एक बार प्रेसिडेंट लौटा भी देगा तो घूम फिर के वापस उसके पास आनी है तो थोड़ा सा बस टाइम खिंच जाएगा, बट बाय द एंड उन्हीं जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, उन्हीं जजेस का ट्रांसफर होगा जो कि कोलिजियम रेकमेंड करता है ना। दिस वाज द थर्ड जजेस केस। अब इसके बाद कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई। तो ऐसे ही 1993 के बाद कोलिजियम सिस्टम के द्वारा ही जजेस का अपॉइंटमेंट होता रहा। इसमें भी कई बार बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, बहुत सारे डिबेट्स हुए हैं कि जो जजेस हैं वो अपने ही बंदों को फेवर कर रहे हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं सी व्हेन यू गिव अ लॉट ऑफ पावर, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। सो इट वाज अगेन नॉट राइट टू गिव द पावर टू द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है उन्हीं जजेस को अपॉइंट कर रहे थे जो उनके थोड़े फेवर में डिसीजंस दे रहे थे। अगर हमने सारी की सारी पावर जुडिशरी को दे दी तो कहीं ना कहीं जुडिशरी भी अपने ही चॉइस ऑफ पीपल को एलिवेट कर रही थी टू हायर पोस्ट्स। सो देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद दिस। तो यहाँ पर जब एनडीए सरकार आई 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कमिटी का गठन कराया। उसका नाम था वेंकटाचलैया कमीशन। अब ये जो वेंकटाचलैया है ये भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, राइट। और इनका भी प्रमोशन जो है कोलिजियम सिस्टम के हिसाब से ही हुआ था। तो इस कमीशन को ये बोला गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू कीजिए और बताइए कि क्या क्या चीज़ें बदलने की या अपडेट करने की ज़रूरत है। सो वन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस रिव्यू कमिटी was that the collegium system is not really appropriate and we better improvise upon it। तो वही जज जो इस कमिटी को सुपरवाइज कर रहे थे, जो कोलिजियम सिस्टम का एक हिस्सा रह चुके थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी बोला कि वी रियली नीड टू वर्क अपॉन इट। तो उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया इसके लिए कि एक जुडिशियल कमीशन होनी चाहिए जिसमें कुछ जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, कुछ नॉन जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, जो कि जजेस का नाम रेकमेंड करेगी और उस हिसाब से जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो ना तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होना चाहिए, ना तो सिर्फ जुडिशरी के हाथ में होना चाहिए। इंस्टेड देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, कोलिजियम नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसका उन्होंने नाम बताया कि एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए जो कि इनके जजेस के नाम को रेकमेंड करेगी। अब ये जो आइडिया है कहीं ना कहीं ये आइडिया यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, क्योंकि यूके में दिस इज द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो यूके में क्या होता है, क्वीन जो है क्वीन के नाम पे अपॉइंटमेंट होता है और क्वीन को जो नाम रेकमेंड करता है वो एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होती है। तो सेम जेएसी की बात जो है वेंकटाचलैया कमीशन की रिपोर्ट में भी की गई थी। इसके बाद एक बिल भी बनाया गया था फॉर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे बोला गया कि एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए। एंड दिस वाज कॉल्ड 98th अमेंडमेंट बिल विच वाज पुट फोर्थ इन द ईयर 2003, बट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट पास्ड और कोलिजियम सिस्टम ही चलता रहा करते करते 2013 तक वही 1993 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के केस की जजमेंट जिसमें कोलिजियम सिस्टम आया था वो चलता गया, आते आते 2013 20 साल हो गए। सिस्टम में काफ़ी लूप होल्स भी हैं। 2013 में फिर यूपीए की सरकार आई 2013 में और इस चीज़ को फिर प्रायोरिटी पे लिया गया। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी, अलग अलग सरकार आ रही थी, लेकिन अब सबको यही लग रहा था कि जो जुडिशरी है वो ओवर पावर हो गई है क्योंकि वो अपने आप को खुद ही नियुक्त कर रही है। So the executive really wanted to take that power away from the judiciary. So the UPA government came और उन्होंने 120th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को रखा कि भैया एक एनजैक बनाया जाए। वेंकटाचलैया कमीशन में जैक बोला गया था, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, लेकिन जो 2013 का जो अमेंडमेंट बिल रखा गया था 120वां अमेंडमेंट बिल, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, 120th अमेंडमेंट बिल, यहाँ पे जैक के आगे एन लगा दिया गया। सो इट्स नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें बोला कि 6 मेंबर्स होंगे, 3 जो है वो जुडिशियल मेंबर्स हो जाएंगे, 3 जो है वो नॉन जुडिशियल मेंबर्स हो जाएंगे और तब वो मिलके सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। तो उसकी बात की गई थी। लेकिन 2014 में क्या था, लोकसभा ही भंग हो गई थी, तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो जो बिल था वो भी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वो भी डिसॉल्व हो गया। तो जो 120वीं अमेंडमेंट थी वो भी यहाँ चली गई। गाइज यहाँ पे मैं एक पॉइंट आई थिंक मैंने पहले मिस कर दिया। तो जो मैंने आपसे रेफरेंस वाला जो 3rd जजेस केस डिस्कस किया
ठीक है। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, वहाँ पे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप एक बार रिपोर्ट को लौटा सकते हो कोलिजियम की, लेकिन जब आपके पास नेक्स्ट टाइम वो आएगी तो आपको वो माननी पड़ेगी। उस केस में एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि जो कोलिजियम है उसमें 3 लोग नहीं होंगे, उसमें 1+4 लोग होंगे। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस और होंगे। इससे पहले जो सेकंड जजेस केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम में 1+2 लोग बोले थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। लेकिन जो तीसरा केस था रेफरेंस वाला, आर्टिकल 144 की रेफरेंस ऑफ 1999, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोलिजियम इज इक्वल टू 1+4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो चलता जा रहा था। 2000 में वेंकटाचलैया की रिपोर्ट आई जिसमें बोला कि जेएसी बनाओ, लेकिन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की गई, लैप्स हो गई। फिर 2013 में यूपीए सरकार ने 120वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया जिसमें बोला एक एनजैक बनाओ जिसमें 6 लोग होने चाहिए, 3 जुडिशियल 3 नॉन जुडिशियल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि 2014 में लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल जो है वो भी लैप्स हो गया। अब क्या हुआ, आई हमारी 2014 में बीजेपी की सरकार। ठीक है, आपको हैरानी होगी जान के कि बीजेपी सरकार जैसे ही आई, जब प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने प्रायोरिटी पे इसी काम को लिया। उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि हम एक एनजैक लेकर आएंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट लेकर आएंगे, जिसमें हमारे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति की जाएगी और कोलिजियम सिस्टम को हटा दिया जाएगा। ओके तो इस केस में क्या हुआ, उनके आते ही नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लेकर आया गया। यूपीए वाला जो था वो 120वां था, दिस इज 121, दिस इज 121st अमेंडमेंट बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बोला कि एनजैक होगा। एनजैक के लिए क्या क्या होगा, कि एक एनजैक का कैसे निर्माण होगा, उसकी क्या पावर्स होगी, किस तरीके से वो जजेस के नाम को रेकमेंड करेंगे, उसमें जुडिशियल मेंबर्स होंगे, नॉन जुडिशियल मेंबर्स होंगे। उसमें ये तक भी बोला गया कि एक लॉ मिनिस्टर भी होगा, एक मेंबर, ऑपोजिशन का जो लीडर है वो भी होंगे। तो इट्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ होलसम बॉडी जिसमें अलग अलग तरीके के लोग होंगे, ताकि जो जजेस का जो नाम अपॉइंटमेंट में हम ले रहे हैं वो ज़्यादा फेयर हो, राइट। तो इस तरीके से 121st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया। दिस वॉज वन सच बिल जो कि बहुत ही हरीडली पास हुआ। 3 दिन लगे थे इसको लोकसभा में पास होने में, 3 दिन लगे थे इसको राज्यसभा में पास होने में। आई मीन इन द हिस्ट्री ये कभी ऐसा नहीं होता कि इतनी जल्दी लेजिस्लेचर कोई भी कानून को पास कर दे। और ये जो बिल था वो यूनानिमसली पास हुआ था, इवन द ऑपोजिशन वाज रेडी टू पास सच बिल। इमेजिन, आई मीन जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव था वो कहीं ना कहीं जुडिशरी की ओवर पावर देख के घबरा गई थी, या दे वर नॉट लाइकिंग इट, तो सबने मिल के बिल पास किया। तो लोकसभा में ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 12 अगस्त 2014 को, और 16 अगस्त 2014 में ये बिल पास हो चुका था, जिसमें 15 अगस्त को छुट्टी थी, इंडिपेंडेंस डे था उसके बाद भी। फिर ये बिल गया राज्यसभा में, राज्यसभा में भी सिर्फ 3 ही दिन में ये बिल पास हो गया था। तो टोटल 6 दिन में दोनों हाउसेज ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन की 121st अमेंडमेंट को पास कर दिया। देयर वाज ओनली वन मेंबर इन राज्यसभा दैट टाइम who did not vote in favor of this bill. It was our veteran lawyer Mr. Ram Jethmalani. He was not in favor of having NJAC. उन्होंने बोला कोलिजियम सिस्टम NJAC से तो बेटर ही है, राइट। तो इस तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की 121वां अमेंडमेंट बिल है पास हो गया, और इट इज फेमस एज द 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द ईयर 2015। इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बिल का नंबर क्या था, 121st। ठीक है, जो अमेंडमेंट हो गई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी अमेंडमेंट थी, 99th अमेंडमेंट। कौन से ईयर में थी, 2015। 2015 क्यों, 1 जनवरी 2015 में ये इफेक्ट में आ गई थी। कूल। अगर आप सोचेंगे कि ऐसी कोई अमेंडमेंट आ गई थी तो उस हिसाब से तो अभी एनजैक के हिसाब से अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अभी भी कोलिजियम सिस्टम फॉलो होता है। इसका मतलब इट वॉज ऑल्सो set aside by the Supreme Court. Supreme Court could not take it. तो जैसे ही ये 99th अमेंडमेंट आ गई संविधान में, तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का जो एसोसिएशन है वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए। सेम केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द 4th जजेस केस। दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बोला कि भैया ये जो 99th अमेंडमेंट है संविधान की, जिसमें कह रहे हैं कि कोलिजियम नहीं होगा, एक एनजैक बनाया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट करेगी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट जा रही है, ये
एग्जीक्यूटिव को प्रिमेसी दे रही है जुडिशरी के ऊपर कि आप जुडिशरी को अपॉइंट करो, जुडिशरी का ट्रांसफ़र आप देखो। इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने बोला कि भैया नई नई अमेंडमेंट आ रही है, कोई बात नहीं, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, कुछ होगा तो देखेंगे। कुछ समय बाद जैसे ही पार्लियामेंट एनजैक एक्ट ले आया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें क्लियरली लिख दिया गया कि भैया ये लॉ मिनिस्टर है, ये बंदा है, वो बंदा है, सब मिलके जुडिशरी को अब अपॉइंट करेंगे। दैट वाज व्हेन सुप्रीम कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। उन्हें लगा नहीं भैया ये फिर से एग्जीक्यूटिव बीच में आ रहे हैं हमारे अपॉइंटमेंट में। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये 4th जजेस केस का जो मैटर फाइल हुआ था, इसकी कॉग्निजेंस दोबारा ली। और उन्होंने क्या किया, पहले इसमें थोड़ा सा और बैकग्राउंड समझते हैं। तो इसके लिए क्योंकि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हो रही थी, अब इसके लिए पहले एक बेंच बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा ये सुनी जानी थी, क्योंकि एक अमेंडमेंट है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करते हैं तो मिनिमम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का बनना ज़रूरी है। ये नहीं कि सिंगल जज ने उसको सुन लिया या 2 जजेस ने बैठ के सुन लिया, ऐसे नहीं होता। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कौन हेड करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं। तो जो उस टाइम के एग्जिस्टिंग सीजे आए थे, उन्होंने तो मना किया कि भैया आई एम नॉट गोइंग टू हेड इट। ये जो मैटर है, ये जो सुना जाना है कि भाई 99th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू इट। क्योंकि वो उनका रीज़न सिंपल था कि उन्होंने बोला कि जो कोलिजियम सिस्टम अभी चल रहा है, जिसके लिए हम ये केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो केस है, जो 99th अमेंडमेंट है, ये कोलिजियम सिस्टम के अगेंस्ट है। और जो अभी प्रेजेंट कोलिजियम है, मैं उसका खुद का मेंबर हूँ, मैं CJI हूँ, तो मैं नहीं उसमें, आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। चलो उनका क्या। अब जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे, उनके पास आया मैटर कि भैया आप हेड करो। उन्होंने बोला कि मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कोलिजियम है उसमें CJI के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी होते हैं और उसमें तो मेरा भी नाम है। तो उन्होंने भी मना कर दिया। इस तरीके से CJI के अलावा 1 2 3 4 चारों जजेस ने मना कर दिया दैट डूड वी विल ऑल्सो नॉट हेड दिस बेंच। Imagine that was the extent where the chief justices and the senior most judges, they were refusing to head the constitution bench, which was supposed to hear the matter whether the 99th amendment, which introduced NJAC, whether it was constitutionally valid or not. Here stepped in another Supreme Court judge, Justice Keher. Right, he is the first Sikh Chief Justice of India till now. उससे पहले कोई सिख कम्युनिटी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे हैं। तो इनका नंबर 6th कैटेगरी में इनका नंबर आता था। तो CJI ने मना किया, 4 बाकी सीनियर मोस्ट ने मना किया। 6th नंबर पे सीनियोरिटी रूल में जस्टिस केहर थे। ही अग्रीड, ही सेड ओके लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, आई एम गोइंग टू हियर द मैटर। और उस मैटर में क्या इन्होंने बोला, पूरी की पूरी 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यूजुअली क्या होता है, अमेंडमेंट को पूरा देखा जाता है, कुछ पार्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाता है और कुछ चीज़ जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मान के संविधान में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया। उन्होंने बोला द होल ऑफ इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ इंटरफियरिंग इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। तो उस अमेंडमेंट के तहत जो एनजैक एक्ट पार्लियामेंट लेकर आया था, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वॉइड हो गया। क्योंकि जो उसका जो सोर्स था, जो अमेंडमेंट उसका सोर्स था, जब वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस अमेंडमेंट के तहत जो एक्ट बनाया गया था, एनजैक एक्ट, इतनी मेहनत करके वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। सो दैट्स हाउ द एनजैक सिस्टम, जिसकी बड़ी कोशिश करी गई थी, इट वॉज गॉन एंड द कोलिजियम सिस्टम वॉज taken back. So till now we are appointing the judiciary on the basis of collegium. So guys, I hope that you have been able to understand the whole of it. If I'm going to watch this video later, and if I think that I've missed out a point, I'm going to mention that in the description. Otherwise I think I've covered most of it. अभी भी हमारा सुप्रीम कोर्ट टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है guys, it's just the advent of it. Trust me, the topic is wholesome. हम इसमें बहुत कुछ जान सकते हैं। और अभी तक हमने आर्टिकल 124 के सिर्फ 3 ही क्लॉजेस पढ़े हैं, ठीक है। 1 and 3rd क्लॉज मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया, जो 2nd क्लॉज अपॉइंटमेंट का मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया। सो वी गोइंग टू गो अहेड विद आर्टिकल 124 इन द forthcoming videos. So stay in touch. If you have any suggestions, any comment, you can just post that in the comment section. Thank you guys. Bye bye. Take care.